सैयद स्कूल ऑफ थॉट, और चूंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में कांग्रेस ज्वाइन किया था आपने, और उसके बाद 1913 में आपने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की थी। इस दौरान ये जो इवेंट्स हुए थे 1905 में बंगाल की पार्टीशन होने की वजह से हिंदू अंग्रेजों से नाराज थे, फिर एनरोलमेंट की वजह से वो खुश थे, पार्टीशन की वजह से मुसलमान खुश थे, एनरोलमेंट की वजह से नाखुश थे। इस दौरान जो है एक और इंसिडेंट भी आया, कानपुर मास्क इंसिडेंट, जो कि 1913 में हुआ था। एक मस्जिद शहीद की गई थी जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में आ रही थी। तो इस वजह से मुसलमानों के अंदर नफरतें और हिंदुओं के अंदर भी नफरतें थी कि ब्रिटिशर के लिए कि हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। लिहाजा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सजेशन ये थी कि लखनऊ में ऑल इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका एक ज्वाइंट एक एग्रीमेंट को हाँ जी जी। अच्छा सर, इसमें ये कानपुर मस्जिद का जो वाकया था इसमें 300 कुछ बंदे शहीद भी हुए थे। हाँ जी हुए थे। सही। उसमें उसके बाद मैं एक और इसमें उस तरफ जा रहा हूँ। अभी कुछ इवेंट, एक और इवेंट हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर, उसमें हुए थे ये, तो मैं उसी तरफ जाऊंगा कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट सामने आ रहे थे। अच्छा, अब लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जब भी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है वो लखनऊ पैक्ट है। अगर ये जो लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिलकर जो एग्रीमेंट किया था, उसमें जिन नुकात पर उन्होंने एग्री किया था, अगर ये एग्री बाद में अगर वो मान लेते, नेहरू रिपोर्ट में उसको एक्सेप्ट करते, तो कहते हैं कि पाकिस्तान न बनता, हम एक यूनाइटेड इंडिया में होते। लेकिन लखनऊ पैक्ट में जो कुछ एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस ने तस्लीम किया था, नेहरू रिपोर्ट में जाकर उसको डिनाई किया। वो जब हम नेहरू रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो सामने आएंगी। तो लखनऊ पैक्ट में बुनियादी तौर पर आपको पता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी, जिसको बाल गंगाधर तिलक हेड कर रहे थे, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जिसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसको हेड कर रहे थे। तो एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में क्या था कि मुसलमानों ने 1/3 रिप्रेजेंटेशन मांगी थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसको उन्होंने कबूल किया था। अच्छा, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम एंड हिंदू विल वोट फॉर हिंदू, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था। थर्ड, उन्होंने वेटेज फार्मूला भी प्रपोज किया था कि ठीक है, आप 1/3 मांगते हैं मुझसे, आपको उससे और ज्यादा देते हैं। तो इस वजह से ये जो एग्रीमेंट था ये बुनियादी तौर पर बड़ा डिसाइसिव था। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो विजडम थी, इसको इस पैक्ट को, इस एग्रीमेंट को करने में, हेल्ड करने में, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म देने में, इसी वजह से सरोजनी नैडू ने आपको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी दिया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक राउलेट एक्ट आया था, राउलेट एक्ट। अब ये जो राउलेट एक्ट था, ये बुनियादी तौर पर क्या था कि राउलेट एक्ट जो है ROWLATT एक्ट। अच्छा, राउलेट एक्ट ये 1919 में आया था, और ये राउलेट एक्ट था क्या, बुनियादी तौर पर पुलिस को फुल अथॉरिटी दी गई थी कि वो किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी फायर कर सकते हैं। इन उनको बहुत ज्यादा पावर्स दी थी। क्यों? क्योंकि लखनऊ पैक्ट के बाद और ये जो इंसिडेंट हुए थे, पहले मैंने आपको बता दिया था एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कानपुर मास्क इंसिडेंट जिसका भी जिक्र किया था कि पुलिस फायरिंग से बहुत सारे लोग मर भी गए थे। अच्छा, ये जो इंसिडेंट्स हुए थे, अपराइजिंग बढ़ गई, तो पुलिस को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए थे, और उस एक्ट का नाम है राउलेट एक्ट। अब इस राउलेट एक्ट के नतीजे में जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जो है जलियांवाला बाग का हादसा हुआ है। ये जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है? ये 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग में राउलेट एक्ट के खिलाफ इंडियंस वहां पर प्रोटेस्ट करके अमृतसर में इकट्ठे हुए थे, तो पुलिस ने फायरिंग की थी। इस वजह से इसको जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का नाम दिया जाता है, और इसमें तकरीबन 300 के करीब लोग जो है मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है, जिसमें डायरेक्ट फायर की गई थी प्रोटेस्ट पे और लोगों पे, इस वजह से इस इंसिडेंट को भी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो इसको, क्योंकि ये जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से याद किया जाता है, और ये अमृतसर में हुआ था, और ये तकरीबन 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसी राउलेट एक्ट के खिलाफ, जिसमें पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी कि वो किसी वक्त भी मुसलमान जो प्रोटेस्ट इकट्ठे होंगे, नेशनलिस्ट जो इकट्ठे होंगे और वो तकारीब एहतमाम करेंगे, तो वो फायर करते थे, वो अरेस्ट करते थे। तो लिहाजा इस जुर्म के खिलाफ उन्होंने
एक प्रोटेस्ट किया था और उसी प्रोटेस्ट पर हमला हुआ था। इसी वजह से इसको जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से याद किया जाता है। और याद रखें कि अप्रैल 13, 1919 को ये हुआ था। अब उसके बाद मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में एक और एक्ट आया है, इसको मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से याद किया जाता है। अब मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्लेम्सफोर्ड जो है ये वाइसराय थे, जबकि मॉन्टेग ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और उन्होंने ये एक क्या कहते हैं एक्ट सामने लाया था। उस एक्ट में क्या हुआ था, उन्होंने डायरकी का निजाम यहाँ पर नाफिज किया था। डायरकी का से मुराद क्या है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको दो हाउसेस में डिवाइड किया, अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे हमारी पार्लियामेंट है और सेनेट है, अपर हाउस काउंसिल ऑफ सेनेट थी, जबकि लोअर हाउस जो है लेजिस्लेटिव्स हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बात करें तो लोअर हाउस पार्लियामेंट है, अपर हाउस जो है सेनेट है। तो इस तरह से उन्होंने डायरकी का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था। अपर हाउस और लोअर हाउस का एक तो ये इंट्रोड्यूस किया था, दूसरा डायरकी का। डायरकी से मुराद क्या है कि प्रोविंशियल और जो सेंटर है उसमें, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में भी अगर हम बात करें तो इसमें एट अ टाइम दो हुकूमतें हैं, एक फेडरल हुकूमत है, एक प्रोविंशियल हुकूमत है। प्रोविंशियल को हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स, जबकि फेडरल को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, दो पावर्स बना दी थी कि प्रोविंसेस और सेंटर को, सेंटर की के कुछ इख्तियारात हैं और प्रोविंसेस के कुछ इख्तियारात हैं। इस तरह का डायरकी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ये जो मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, मॉन्टेग मैंने आपको बता दिया था कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जबकि जो क्लेम्सफोर्ड थे ये वाइसराय थे। तो उन्होंने इसको यानी इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इसको इसी वजह से मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, इसी दौरान एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है इसी तारीख में, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के साथ है। वो है वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम, जो कि 1914 से लेकर 1919 तक रही। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको पता है कि तुर्की पर अटैक करके ब्रिटिशर्स तुर्की से खिलाफत को खत्म कर रहे थे। अब खिलाफत का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ था, क्योंकि मुसलमान खिलाफत उस्मानिया को, जो खिलाफत थी तुर्की में, उसको बाकायदा वहां के जो खलीफा थे उसको रेस्पेक्टफुली यानी उसको मानते थे। इस खिलाफत जो है उसको यानी रिस्पेक्ट देते थे और उसको एक्सेप्ट करते थे। तो लिहाजा यहाँ का एक वफद गया 1919 में। ये बुनियादी तौर पर इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जौहर, यानी जौहर ब्रदर्स। ये मोहम्मद अली ब्रदर्स जिनको कहते हैं, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, इसको लीड कर रहे थे। और ये बाकायदा तौर पर 1920 में इंग्लैंड चले गए, वहां जाके वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिले कि खिलाफत को खत्म न किया जाए, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स हैं, मुसलमानों के जो जज्बात हैं, उनका जो मजहब है, उनके जज्बात उनके साथ वाबस्ता हैं तुर्की की खिलाफत के साथ। तो लिहाजा तुर्की से खिलाफत को खत्म करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। तो उसके खिलाफ, क्योंकि वहां खिलाफत जो थी उसके खात्मे के लिए वहां पर जब ब्रिटिशर्स दाखिल हो गए तुर्की में, तो उस इन्वेजन के खिलाफ, उस वहां पर जो फतह करने के लिए, तुर्की को फतह करने के लिए वहां पर जो इन्वेजन हुई थी, अटैक हुआ था, उस अटैक के खिलाफ यहाँ पर एक तहरीक उभरी थी। इसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया जाता है। अच्छा, इस खिलाफत में फिर आपको पता है कि एक और तहरीक सामने आई थी जिसको गांधी ने लीड कर रहे थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम ताउन नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुई? एक और इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसमें पुलिस थाने पे हमला करके मॉब ने, हुजूम ने हमला करके यानी जो है थाने को जलाया था, और इसमें 22 जो पुलिस के सिपाहियों को जलाया था। इसको चोरा चोरी इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। और ये जो चोरा चोरी इंसिडेंट जब हुआ, लोगों ने इश्ताल में आकर थाने को जलाया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिलाखिर गांधी ने खत्म किया है। और खिलाफत मूवमेंट जो है बाद में हिजरत मूवमेंट में तब्दील हो गई थी कि अब जो है ये दारुल हर्ब बन चुका है, अब ये रहने की जगह नहीं रही है, लिहाजा यहाँ से मुसलमानों को इन